नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि हर एक व्यक्ति की चाहत होती है, जिज्ञासा होती है कि इस फैक्टर का जीवन में भरपूर साथ मिले। आज हम लोग बात करेंगे भाग्य के ऊपर कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य उसका कितना साथ देगा। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बहुत से कंट्राडिक्शन भी आएंगे। लोग कहेंगे भैया भाग्य के भरोसे डिपेंड रहना सही नहीं है, जीवन में जब कुछ सब कुछ मिलता है कर्म के बलबूते मिलता है। बात बिल्कुल सही है, लाख भाग्य अच्छा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्महीन है, कर्म नहीं करता, तो जीवन में उसे वो सफलता नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं कर्म की विशेष महत्ता है, विशेष महत्व है। लेकिन अब बात आती है, व्यक्ति जीवन में कर्म बहुत कुछ करता है। कुछ व्यक्तियों को जीवन में कम मेहनत में एक बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है, एक अच्छा मुकाम मिल जाता है, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाती है लाइफ में। जिस जीवन को सफल कहा जाता है, जिसमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा पद, एक अच्छा डेजिग्नेशन, घर हो, कुटुंब हो, धन धान्य से संपन्न हो, समृद्धि हो, सुख शांति हो, ऐसे जीवन को हम सफल कहते हैं। तो फिर कुछ लोग बड़े कम मेहनत में अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग इन चीजों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अपने जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा जीवन में, कि किसी क्लास में एक बहुत ही मेधावी विद्यार्थी है, बहुत ही तेज है, और दूसरा एक विद्यार्थी है जो कि उतना तेज नहीं है, और कह दीजिए कि उसे पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि नहीं है। लेकिन पता नहीं कि जीवन में ऐसा क्या घटा, ऐसा क्या हुआ कि आगे चल करके जो बच्चा बहुत ज्यादा मेधावी था, उसे जीवन में संघर्षों का सामना देखने को मिला। वो सफलता नहीं मिल पाई उसे। लेकिन जो बच्चा उतना पढ़ाई में रुचि नहीं लेता था, उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो आगे चल करके बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, और उसे इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, कर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए। लेकिन अब बात यहां पे ये आती है कि जो हम एफर्ट करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो जीवन में प्रयास करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, क्या वो जो हमारे जो एम है जीवन में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, जो हमने लाइफ में सेट कर रखा है, जो लक्ष्य बना रखा है, क्या वो हमें आसानी से मिल जाएगा, या उनको प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? और कई बार तो ऐसा होता है कि कड़ी मशक्कत के बावजूद भी जो हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो प्राप्त नहीं होता। तो यहां पे फैक्टर आता है भाग्य का, फॉर्च्यून का, कि किसी व्यक्ति का, उसका जो फॉर्च्यून है, उसका जो भाग्य है, उसका कितना साथ देगा जीवन में। जो वो एफर्ट कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, क्या वो फ्रूटफुल होंगे, फलदायी सिद्ध होंगे, आसानी से उसको अपने टारगेट्स मिल जाएंगे, लाइफ में लक्ष्य हासिल हो जाएगा, या फिर उसे कड़ी मशक्कत के बावजूद भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं होगा। ये सारी चीजें को इनको मेन फैक्टर तो इनको निर्धारित करेगी कर्म, लेकिन उसमें जो सपोर्टिंग फैक्टर लग जाएगा वो है भाग्य का, फॉर्च्यून का। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, वो जीवन में बड़ी कम मेहनत में बहुत सारी चीज पा जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, जिस चीज के लिए उन्होंने मेहनत नहीं भी की है, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का भाग्य स्थान बहुत कमजोर है, तो व्यक्ति हो सकता है लाख मेहनती हो, लाख परिश्रमी हो, लेकिन उसे जीवन में बड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी, उसे कड़ी मशक्कत के बावजूद भी वो सारी चीजें नहीं हासिल हो पा रही हैं जो कि एक सफल व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो एक सक्सेसफुल पर्सन के पास होनी चाहिए। वो सारी चीजें उस व्यक्ति को हासिल नहीं हो पा रही है। तो यहां पर फैक्टर आता है भाग्य का। तो कैसे जाने कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा भाग्यवान है, कितना ज्यादा भाग्यशाली है?
और हर किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो हमेशा सुखों से भरा हुआ नहीं रहता। उसमें जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में कई बार आ जाती हैं। तो व्यक्ति चाहता है कहीं ना कहीं फॉर्च्यून फैक्टर का उसको सपोर्ट मिले। जो चीज वो हासिल करना चाहता है उसको, उसके लिए कर्म तो करना चाहता है, लेकिन साथ साथ उसे कहीं ना कहीं फॉर्च्यून का सपोर्ट चाहिए ताकि वो सारी चीजों से कम मशक्कत में टारगेट आसानी से मिल जाए, लाइफ के लक्ष्य आसानी से मिल जाए। तो जब ये बात आती है कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, कितना उसका जीवन भाग्य साथ देगा, इसको हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे देखें, कुंडली के माध्यम से कैसे देखें? तो उसके लिए तरीका ये है कि जब हम चेक करना चाहते हैं कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, कितना फॉर्चुनेट है, उसका जीवन कितना भाग्य से भरपूर रहेगा, कितना भाग्यवान हुआ इस जीवन में, तो उसके लिए हम उस व्यक्ति की उस व्यक्ति की कुंडली में उसका नवम भाव को देखते हैं, उसके नवम भाव को देखते हैं। और नवम भाव के स्वामी जिन्हें हम नवमेश कहते हैं वो कुंडली में कहां बैठे हैं उसको देखते हैं, और इसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं कुंडली के नवम भाव को, और इसके स्वामी को हम भाग्येश भी कहते हैं। नवम भाव के स्वामी को हम भाग्येश भी कहते हैं। तो अभी देखा, अगर हमें चेक करना है कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, तो कोई व्यक्ति कितना ज्यादा भाग्यवान है। पता चला दो बच्चे जिनका जन्म एक ही समय पर हुआ है, लेकिन एक बच्चा किसी डीएम के घर में जन्म उसका हुआ है और दूसरे बच्चे का किसी सब्जी वाले घर में जो कि ठेला लगाता है उसके घर जन्म हुआ है, जबकि दोनों समय एक ही समय हुआ है जन्म। तो यहां पे बहुत सारी चीजें जो कि भाग्य निर्धारित करता है जीवन में, जिसका सपोर्ट अगर मिल जाए तो व्यक्ति कम मेहनत में बड़ी ऊंची सफलता हासिल कर ले। इन सारी चीजों का निर्धारण कुंडली का करता है 9th हाउस, और 9th हाउस का लॉर्ड जिसे हम नवमेश कहते हैं या कहते हैं भाग्येश। तो कुंडली में नौवां भाव और 9 भाव का स्वामी नवमेश निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यवान है, और वो क्या ऐसी चीजें हैं कि जिससे कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए, किसी निर्णय पर पहुंच पाए कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई चीजों को देखना पड़ता है। जब ये निर्धारित करना पड़ता है, जब ये निर्धारण करना हो कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, तो कुंडली में हमें कुछ सिस्टमेटिक स्टेप है जिनको फॉलो करके हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है, जिससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। अगर हम कुंडली में सर्वप्रथम हमें चेक करना हो तो नवम भाव और नवमेश से पहले, मतलब भाग्य भाव और भाग्य से पहले, हम सबसे पहले देखेंगे कुंडली में लग्न और लग्नेश। ये सारे सिस्टमेटिक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए, जो कि आपको मदद करेंगे किसी व्यक्ति के भाग्य के स्तर को चेक करने के लिए, उसके कितना भाग्यवान है वो, कितना भाग्यवान है वो, इस चीज को चेक करने के लिए सारे पैरामीटर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी मदद करेंगे। तो नवम भाव और नवमेश से पहले हम देख लेंगे कुंडली में लग्न और लग्नेश की क्या पोजीशन है, मतलब भाग्य स्थान जो कि भाग्य का इंडिकेटर है, उससे पहले हम जो कि सब 9 भाव को चेक कर, उससे पहले हम चेक करेंगे लग्न और लग्नेश कि लग्न भाव और लग्नेश कुंडली में कितना मजबूत है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में ठोकरें खाना लिखा है, मुसीबतें लिखी है, संघर्ष लिखी है, तो उसकी कुंडली में उसका लग्न भाव और लग्नेश कुंडली में पीड़ित होगा, लग्नेश कुंडली किसी अशुभ भाव में होगा, या बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा, बहुत ज्यादा वीक अवस्था में होगा। मान लीजिए लग्नेश 6वें 12वें भाव में हो, नीच राशि के हो, अत्यधिक पीड़ित हो, तो अगर लग्न लग्नेश कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है तो इस बात का इंडिकेटर है कि उसे संघर्ष झेलना पड़ेगा लाइफ में। तो नवम भाव जो कि भाग्य को दर्शाता है, उसको चेक करने से पहले लग्न और लग्नेश ने ही ये बता दिया कि जीवन उसका कैसा जाएगा। तो सर्वप्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि नवम भाव और नवमेश से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लग्न और लग्नेश को चेक करना। अगर कुंडली में मान लीजिए कि लग्नेश, लगन का स्वामी लगन पे मान लीजिए शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, और लग्नेश भी कुंडली के नवम भाव में स्थित है जो कि नवम भाव भाग्य स्थान है, तो अगर खुद कुंडली में लग्नेश नवम भाव में ही स्थित हो जाए, और नवम भाव किस चीज का है, भाग्य का, अगर लग्नेश भाग्य स्थान में ही चले गए और अच्छी पोजीशन में है,
तभी दर्शाता है, चूंकि लग्नेश जो कि और लग्नेश रिप्रेजेंट करता है जातक को, जातक के व्यक्तित्व को। तो खुद अगर लग्नेश ही नवम भाव में चले गए तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि जातक बहुत ज्यादा फॉर्च्यूनेट होगा, क्योंकि लग्नेश जो कि डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है जातक को, वो खुद चले गए नवम भाव में स्थित हो गए। तो आजीवन ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली रहता है, बहुत फॉर्च्यूनेट रहता है। या लग्नेश कुंडली के सुख स्थान में हो, धन स्थान में हो, लाभ स्थान में हो, कहीं स्वराशि के हो, कहीं उच्च राशि के हो, अच्छे पोजीशन में हो, तो लग्न के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि आना और लग्नेश कुंडली में मजबूत होना, अच्छे भाव में होना, अच्छी पोजीशन में होना, ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन सार्थक सिद्ध होगा, उसके मनोरथ सिद्ध होंगे। लेकिन अगर कहीं व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी हैं तो पता लग्नेश लगन के ऊपर पापा ग्रहों की दृष्टि ज्यादा आ रही है, कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में ठोकर खाना लिखा है तो पता चला लगन के ऊपर पापा ग्रहों की दृष्टि है और कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और लग्नेश कुंडली में पीड़ित है, नीच राशि के हैं, मान लीजिए अस्त है, बहुत ज्यादा एफिलेक्टेड है पापा ग्रहों से, या अशुभ भावों में, छठवें 12वें में है, एफिलेक्शन है, पोजिशनिंग भी वहां पे अच्छी नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में जब संघर्ष खाना लिखा ही है, ठोकरे खाना लिखा ही है, तो भाग्य चाह करके भी उसको बहुत मदद नहीं कर पाएगा। तो जो कि मजबूत बुनियाद, जो मजबूत ढांचा जो रोल प्ले करता है व्यक्ति को भाग्यवान बनाने में, वो नवम भाव से पहले ही आ जाएगा लग्न और लग्नेश। तब हम बात करेंगे भाग्य भाव और भाग्येश की, नवम भाव और नवमेश की। तो सर्वप्रथम हमने ये देखा कि अगर लगन और लग्नेश कुंडली में अच्छी अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, तब इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में अपने मनोरथ सिद्ध कर सकता है, लाभकारी जीवन होगा उसका। अगर व्यक्ति लग्नेश लाभ भाव में है तो लाभ भाव गेंस का है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे लाभ अर्जित करेगा। अगर लग्नेश धन स्थान पे है तो अपनी बढ़त के स्थान पे है, जो कि प्लस का इंडिकेटर है, पॉजिटिविटी का इंडिकेटर है। या लग्नेश सुख स्थान में अच्छी पोजीशन में है, ये दर्शाता है कि सुखों से संबंधित सारी चीजें जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगी। तो ये नवम भाव और नवमेश से पहला एक इंडिकेटर आ गया लग्न और लग्नेश, जो कि बताएगा कि क्या पोजीशन है। तब जाकर के हमें नवम भाव और नवमेश को देखना होगा। अगर कुंडली में दूसरे स्टेप पर हम देखेंगे कि नवम भाव और नवमेश की क्या पोजीशन है। अगर नवम भाव जो कि खूब अपने कुंडली का सबसे सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, सबसे सर्वाधिक शुभ त्रिकोण स्थान माना जाता है। कुंडली में 3 त्रिकोण स्थान है, लग्न स्थान, पंचम भाव, नवम भाव। लग्न स्थान केंद्र और त्रिकोण स्थान दोनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और नवम भाव त्रिकोण स्थान में सबसे सर्वाधिक शुभ त्रिकोण स्थान माना जाता है। कुंडली का नवम भाव तीनों त्रिकोण स्थान में सबसे मजबूत और सबसे सर्वाधिक शुभ त्रिकोण स्थान माना जाता है। तो चूंकि खुद सबसे ज्यादा शुभ भाव है, ऐसी दशा में अगर यहां पे खुद मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो भाग्य के स्तर को बढ़ावा ही देगा। किसी उस लगन के लिए ध्यान दीजिएगा, उस लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट की भी अगर दृष्टि यहां पे नवम भाव में आ रही है तो भी जातक के भाग्य में इजाफा करेगा। या जो कोई नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट हो और साथ ही साथ अगर उस लगन के लिए भी फंक्शनल बेनिफिट है, उसकी दृष्टि या उसकी प्लेसमेंट है नवम भाव में, तो भी ये जातक के भाग्य के स्तर में इजाफा करेगा, उसके भाग्य के स्तर में वृद्धि करेगा, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है। तो यहाँ पे किसी फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट का मौजूद होना, और अगर वो नेचुरल बेनिफिट है तो सबसे अच्छी बात है। तो ये भाग्य के स्तर में इजाफा करेगा। और उसके बाद अगर नवम भाव का स्वामी नवमेश, यहाँ पे पहला फैक्ट, दूसरे नंबर पे हमें क्या देखना है कि नवम भाव में क्या कोई ग्रह तो नहीं मौजूद है। अगर ग्रह मौजूद है उसका नेचर क्या है, शुभ ग्रह है कि पाप ग्रह है। और यहाँ पे ये चूंकि भाग्य स्थान है तो यहाँ पे सारे ग्रह, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, जब आते हैं तो जिन भी कारकत्वों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन भाव का स्वामित्व लेके नवम भाव में आ रहे हैं उनको, और उनकी अगर पोजीशन उस ग्रह की यहाँ पे अच्छी है तो ये दर्शाता है कि जिन भाव का स्वामित्व लेके वो ग्रह नवम भाव में आया है, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेगा। तो सर्वप्रथम ये देखना है कि नवम भाव में कोई शुभ ग्रह अगर है
और जो कि उस लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिट भी हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। साथ ही साथ ये देखना होगा कि नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली में कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर नवमेश कुंडली में कहीं स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, या फिर अति मित्र राशि में, मित्र राशि में और किसी बढ़िया अच्छी पोजीशन पे है, तो ये जातक के भाग्य के स्तर में इजाफा करेंगे, बढ़ावा देंगे, जातक के फॉर्च्यून लेवल को बढ़ाएंगे। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कि नवम भाव का स्वामी अपने ही घर नवम भाव में स्वराशि का होकर विराजमान है, तो चूंकि नवम भाव का स्वामी नवमेश अपने ही घर नवम भाव में होकर विराजमान है और नवम भाव है भाग्य का स्थान, ऐसी दशा में नवम भाव का स्वामी नवमेश या कहें भाग्येश अपने ही घर में नवम भाव में विराजमान है, तो ये जातक के भाग्य के स्तर को अत्यधिक बढ़ाने वाला होगा, जातक के फॉर्च्यून लेवल को ये अत्यधिक स्तर पर बढ़ाने वाला होगा, इंक्रीज करने वाला होगा। अगर नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश स्वराशि का होकर के नवम भाव में ही बैठ जाए तो ये अत्यधिक जातक के फॉर्च्यून लेवल को बढ़ाने वाला होगा। देखिए, नवम भाव के कारक ग्रह है सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की अगर कुंडली की बात करें तो नवम भाव में कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है जिसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। और नवम भाव के अगर कारक ग्रहों की बात की जाए तो वो है सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति। इनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन होना, चूंकि ये नवम भाव के कारक ग्रह हैं, और अगर इनकी दृष्टि भी नवम भाव के ऊपर आ जाए, विशेषकर गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये जातक के फॉर्च्यून के लेवल में उसके भाग्य को बढ़ाएंगे, जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, फॉर्चुनेट बनाएंगे। तो अगर नवमेश कुंडली में कहीं अच्छी मजबूत अच्छी फेवरेबल पोजीशन में स्वराशि के उच्च राशि के हैं, और चूंकि ध्यान दीजिएगा नवम भाव है भाग्य का और नवम भाव के स्वामी नवमेश भाग्य को इंडिकेट करते हैं, तो जिस भी भाव में जाकर के नवमेश बैठेंगे और वहां पे अगर उनकी पोजीशन अच्छी है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है, तो ये दर्शाता है कि जिस भी भाव में नवमेश जाके विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में भाग्यशाली रहेगा और उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक का भाग्य उसका विशेष रूप में सहयोगी सिद्ध होगा और साथ देगा। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कि नवमेश कुंडली के चौथे भाव में अगर उच्च राशि के हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि चौथा भाव सुख स्थान है, जो कि भौतिक सुखों को दिखाता है, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी, जो चीज लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड है उनको इंडिकेट करता है चौथा भाव। तो अगर नवमेश कुंडली के चौथे भाव में अगर उच्च राशि के हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक जो सुखों संबंधी जो संसाधन अपने जीवन में है उनको बड़ी आसानी से अपने जीवन में अर्जित कर ले। अब अगर मान लीजिए कि नवमेश जाकर के लाभ स्थान पर बैठ जाए, तो अगर नवमेश अगर लाभ स्थान में किसी अच्छी डिग्निटी है तो सो फार सो बेस्ट, और अगर नहीं भी अच्छी डिग्निटी पे है, नॉर्मल अपनी अति मित्र राशि या मित्र राशि में है, तो चूंकि नवम भाव है भाग्य स्थान और नवम भाव का स्वामी नवमेश भाग्य को इंडिकेट करता है, इसके स्वामी अगर लाभ भाव में चले गए तो लाभ भाव जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जीवन में होने वाले गेन्स को दर्शाता है, आपकी अर्निंग को दर्शाता है, आपकी आय को दिखाता है, आपकी रेगुलर अर्निंग को दिखाता है, आपकी लाइफ में जो इनकमिंग्स आ रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो गेन्स हो रहे हैं, उनको इंडिकेट करता है कुंडली का 11वां भाव। और अगर ऐसी दशा में अगर नवमेश यहाँ पे चले गए, वो अच्छी पोजीशन चले गए, जितनी ज्यादा डिग्निटी में होंगे, अच्छी डिग्निटी में होंगे, ये इस बात को इंडिकेट करेंगे कि व्यक्ति को जीवन में लाभ पाने में, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, तो जीवन में लाभ अर्जित करने में, प्रॉफिट अर्न करने में, उसकी आय जो होगी उसको अर्न करने में भाग्य जातक का बहुत अच्छा साथ देगा और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ अर्जित करेगा, कमाएगा, अच्छी इनकमिंग करेगा, अच्छे गेन्स जीवन में अर्जित करेगा, अच्छे लाभ वगैरह की प्राप्ति जीवन में होगी। ये चीज दर्शाएगा अगर नवमेश कुंडली के लाभ भाव में अच्छी पोजीशन में। तो नवमेश कुंडली जो कि नवम भाव के स्वामी है, वो कुंडली में जितनी अच्छी पोजीशन में होंगे, जितनी बेहतर पोजीशन में होंगे, वह जातक के भाग्य के स्तर को, जातक के फॉर्च्यून के लेवल को उतना ही ज्यादा वो बढ़ाएंगे, आगे जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। और अगर नवमेश कुंडली में कहीं पीड़ित हो जाए, खुद ही अगर भाग्य का स्थान खुद कुंडली में कहीं पीड़ित हो जाए,
मान लीजिए बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड है, नीच राशि में है, अस्त है, बहुत ज्यादा वीक है, तब आप कह सकते हैं चूंकि भाग्य और भाग्य स्थान का स्वामी खुद कुंडली में कमजोर पड़ गया, तो जातक को उसके जीवन में उसका भाग्य उसका उतना भरपूर साथ नहीं देगा। तो जो कुछ मिलना है जीवन में सब कुछ कर्म के बलबूते मिलेगा, तो टोटल कर्म के ऊपर ऐसे जातक को डिपेंड होना पड़ जाएगा। अगर कुंडली में मान लीजिए कि नवम भाव में बहुत ज्यादा ऐसे ग्रहों की दृष्टि आ रही जो कि इसकी लगने के लिए अनफेवरेबल ग्रह है, या फिर कोई ऐसा ग्रह विराजमान है जो कि नवम भाव में नीच राशि का है, या फिर कोई ऐसा ग्रह विराजमान है जो कि नवम भाव को थोड़ा ट्रबल कर रहा है और खुद नवम भाव के स्वामी नवमेश कुंडली में कहीं खराबी स्थिति में पीड़ित अवस्था में है, तो अगर भाग्य भाव और भाग्य भाव का स्वामी कुंडली में अगर कमजोर पड़ गया, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि जीवन में मशक्कत परिश्रम ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं सफलता अर्जित होगी। वस्तुतः इसका मतलब यह हुआ कि एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, फॉर्च्यून का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जातक को जीवन में कुछ भी अर्जित करने के लिए परिश्रम वगैरह ज्यादा करना पड़ जाएगा, मेहनत वगैरह ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो अगर नवमेश कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों से संबंध बना रहे, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि नवमेश कुंडली में भाग्य के इंडिकेटर ग्रह है, तो जिन ग्रहों के साथ कंजंक्शन में भी आ जाएंगे, युति में आ जाएंगे, तो जिस ग्रह के साथ नवमेश युति में आएगा वह ग्रह जिन भावों का स्वामित्व लिया होगा, मतलब नवमेश कुंडली के जिस भी ग्रह के साथ युति में है, वह ग्रह कुंडली में जिन भी भावों का स्वामी होगा, उन भावों से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्र में भी जातक का जो भाग्य है उसका विशेष सहयोगी सिद्ध होगा, फॉर्च्यून उसका विशेष सपोर्ट करेगा उसका, ये चीज ध्यान रखेगा। तो कुंडली में भाग्यस्थान और भाग्यस्थान के स्वामी भाग्येश का मजबूत होना जातक के फॉर्च्यून लेवल को बढ़ाएगा, जो कि दर्शाता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में कभी मुश्किल पोजीशन आई, टफ पोजीशन आई, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आया, उतार चढ़ाव आया, तो उसको कहीं ना कहीं से भाग्य के भरोसे कुछ हेल्प मिल जाएगी और जीवन में जो प्रयत्न कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए, उसमें भाग्य उसका साथ देगा, तो कम मेहनत में सफलता अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। ये चीज का फायदा होगा। उसके बाद में तो हम ये देखेंगे कि आपको पता है कि जिस भाव को मैं चेक कर रहा हूं उसके अंदर जो राशि आती है, तो यहां पे आपको पता है जिस भाव के अंदर जिसको हमें चेक करना है, नवम भाव को चेक करना है, इसके अंदर जो राशि आ रही होगी उस राशि के अंदर, इस भाव के अंदर नक्षत्रों के टोटल 9 चरण आएंगे। मतलब यहां पे जो आप इस भाव के अंदर जो राशि देखेंगे उसके अंदर टोटल 3 नक्षत्र आएंगे, जिसके अंतर्गत 9 नक्षत्रों के 9 चरण आएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 9 भाव को चेक करना है तो इस भाव के अंदर जो राशि आएगी उसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे और उन 3 नक्षत्रों के अंतर्गत कुल टोटल 9 चरण आएंगे। अब इसमें यह हो सकता है कि कोई नक्षत्र के चारों चरण उस 9 भाव में आ जाए, या किसी नक्षत्र के आधे अधूरे 2 या 3 या 4 एक नक्षत्रों के चरण नवम भाव में आए। तो चूंकि राशि जो है वो मकान के बाहरी ढांचे को शो करता है, भाव के अंतर्गत जो राशि आ रही है वह उस भाव के बाहरी ढांचे को इंडिकेट करता है, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। लेकिन जब हम उसकी इंटरनल बिल्डिंग की बात करते हैं, जो उसकी आंतरिक मजबूती है, वो दर्शाते हैं नक्षत्र। तो कुल टोटल आपको पता है कि किसी भाव के अंदर टोटल नक्षत्रों के टोटल 3 नक्षत्र आते हैं और उनके 9 चरण आते हैं। और वो किसी नक्षत्र के हो सकता है चारों चरण पूरे आ जाएं, या किसी नक्षत्र के आधे अधूरे चरण इस भाव में आए। तो चूंकि आउटर ब्लॉक मकान का उस भाव में स्थित राशि दर्शा रही है, लेकिन जब हम इनर ब्लॉक की बात करते हैं, मकान की आंतरिक मजबूती की बात करते हैं, तो हम नक्षत्र को चेक करेंगे और नवम भाव में जो नक्षत्र 3 नक्षत्र आ रहे हैं, अगर वो तीनों नक्षत्र के स्वामी कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में हो, किसी मजबूत स्थिति में हो, अच्छी पोजीशन में हो, तो वो भी ये इंडिकेट करेंगे कि चूंकि जो कि उस भाव के अंतर्गत आने वाली राशि है उस मकान के बाहरी ढांचे को इंडिकेट कर रही है, उसका मजबूत होना ये शो करता है कि जातक भाग्यशाली होगा। ये चीज क्लियर हो गई उसके बाहरी स्ट्रक्चर को देख करके, जो कि उस भाव के अंतर्गत आने वाली राशि बता रही है। लेकिन जब हम उसकी मकान की इंटरनल स्ट्रेंथ देखनी है, उस भाव की इंटरनल मजबूती को देखना है,
तब हमने नक्षत्रों को कंसीडर किया, तो इस नव भाव के अंतर्गत आने वाले जो तीनों नक्षत्र हैं, चाहे वो पूरे दिन के चरण आ रहे हो चाहे आधे अधूरे हो, उनकी अगर कुंडली में पोजीशन अगर अच्छी है, मजबूत है, फेवरेबल है, तो इस बात का इंडिकेटर है कि जातक जो उसका मकान का बाह्य स्वरूप है, आउटर स्ट्रक्चर जो कि उस भाव के अंतर्गत राशि रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी मजबूत है, और उस भाव के अंतर्गत जो तीनों नक्षत्र आ रहे हैं उनके जो 9 चरण हैं, तो तीनों नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो भी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में दर्शाता है कि उस मकान का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत मजबूत है। तो मकान का जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर ब्लॉक है, वो भी मजबूत है, और जो उसके मकान का इनर ब्लॉक है जो कि नक्षत्र दिखा रहा है, जो नक्षत्र के माध्यम से हम देखते हैं, बाहर मजबूती उस भाव के अंतर्गत वाली राशि बताएगी उस भाव की, और उस भाव की आंतरिक मजबूती इंटरनल स्ट्रेंथ उस भाव में स्थित जो 3 नक्षत्र है उनके स्वामी बताएंगे कुंडली में कि उसके उस भाव का जो आंतरिक मजबूती कितनी है, इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस भाव के अंतर्गत आने वाले जो तीनों नक्षत्र हैं उनके स्वामी अगर कुंडली में अगर कहीं अच्छी मजबूत स्थिति में हुए, और इस भाव में जो राशि है उनके स्वामी अर्थ भी कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में हुए, ये दर्शाता है कि नौमेश तो कुंडली में अच्छी पोजीशन का होना, ये दर्शाता है कि ये क्लियर हो गया कि जातक भाग्यशाली होगा। लेकिन अंदर जो ये उसकी मकान के आउटर स्ट्रक्चर की मजबूती है, जब हमको इनर स्ट्रक्चर की मजबूती चेक करनी है तो मैंने नक्षत्रों को कंसीडर किया, और जो तीनों नक्षत्र यहाँ पे आ गए उनके स्वामी कुंडली मजबूत हो गए, तो उसकी आंतरिक मजबूती को भी कंफर्म कर देंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। अब देखिए कुंडली में जिस भाव में, ये 3 फैक्टर हो गए। चौथे नंबर पे हमें क्या देखना है कि कुंडली में नौमेश जिस भाव में स्थित है, कुंडली में नौमेश जिस भाव में स्थित है, उस भाव का स्वामी उसको कितना प्लेटफॉर्म सपोर्ट दे रहा है, कितना न्यू एक बुनियादी सपोर्ट दे रहा है। अगर कुंडली में नौमेश जिस भाव में स्थित है, अगर उस भाव का स्वामी अर्थात नौमेश कुंडली के जिस भाव में है उसका डिस्पोजिटर कहें या उस भाव का स्वामी जिसमें नौमेश स्थित है कुंडली में अगर मजबूत है, फेवरेबल अच्छी स्थिति में है, तो ये दर्शाता है कि उस भाव का स्वामी जो एक बेसिक बुनियादी सपोर्ट चाहिए नौमेश को कुंडली में फल देने के लिए, वो उसको प्रोवाइड करेगा। नौमेश जिस भाव में है उस भाव का स्वामी अगर कुंडली में मजबूत और अच्छी स्थिति में है, तो नौमेश को एक बेसिक मजबूत बुनियादी सपोर्ट ये प्रदान करेगा, एक बेसिक मजबूत प्लेटफॉर्म सपोर्ट ये प्रदान करेगा। क्योंकि अगर नौमेश कुंडली के जिस भाव में है उस भाव का स्वामी कुंडली में कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, तो जो बुनियादी मजबूती चाहिए, जो एक मजबूत नींव चाहिए, वो नौमेश को नहीं मिल पाएगी, जो कि उसको अपना 100% फल देने में प्रॉब्लम करेगा, वो अपना 100% फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर नौमेश कुंडली के जिस भाव में है उस भाव का स्वामी कुंडली में कहीं मजबूत और अच्छी स्थिति में है, तो नौमेश को जीवन में फल करने के लिए जो बेसिक मजबूत बुनियादी ढांचा चाहिए वो उसे मिल जाएगा, तब जाकर के कहीं नौमेश अपना एक 100% रिजल्ट कुंडली में दे पाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिस भाव में स्थित है उस भाव का स्वामी कुंडली में कितना मजबूत है, वो तो हमने चेक कर लिया, और साथ में उस भाव के अंतर्गत जिस नक्षत्र में नौमेश स्थित है उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में कहां बैठा है, अगर वो भी मजबूत हुआ, फेवरेबल हुआ, तो ये जातक के भाग्य के स्तर को और भाग्यशाली बना देगा, भाग्य के स्तर को बढ़ा देगा और जातक को भाग्यशाली बना देगा। तो जितने सारे मैं पैरामीटर्स आपको बताता जा रहा हूं वो जितने ज्यादा फेवरेबल होते जाएंगे, जातक का भाग्य का स्तर उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसके बाद हम नौमेश की स्थिति को यहाँ पे क्लियर हो गया, नौमेश जिस भाव में स्थित है उस भाव के स्वामी को देखेंगे वो कुंडली में कितना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसे बेसिक बुनियादी सपोर्ट प्रोवाइड करना है नौमेश को अपना फल देने के लिए। वो मजबूत रहा तो नौमेश अपना 100% फल आसानी से दे पाएगा। नौमेश जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी अगर कुंडली में अगर अच्छी और मजबूत स्थिति में हुआ, तो वो भी एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट, एक बेसिक बुनियादी सपोर्ट नौमेश को प्रदान कर पाएगा, जो कि आवश्यक है। मजबूत जो एक कह लीजिए कि बुनियादी नींव की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उसको उस भाव का स्वामी जिसमें वो बैठा है नौमेश, और उस नक्षत्र का स्वामी जिसमें वो नक्षत्र में जिस नक्षत्र में नौमेश है उसका स्वामी कुंडली में अगर मजबूत हो जाए अच्छी पोजीशन में, तो ये दोनों मिलकर के एक मजबूत बुनियादी ढांचा, एक मजबूत नींव प्रदान करेंगे नौमेश को, जहां पर अपना बैठ करके 100% फल दे पाए। इसके बाद 5वें नंबर पे हम नौमेश की मजबूती को नौमान चार्ट में देखेंगे।
कि नौमेश लगन कुंडली में कितनी मजबूत अवस्था में है, प्लस जाकर के नौमांश चार्ट में कितनी मजबूत अवस्था में है, इसको यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए कि अगर नौमेश कुंडली में, लगन कुंडली में उच्च राशि के है, नौमांश में भी अगर उच्च राशि के हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। नौमेश अगर लगन कुंडली में स्वराशि के हैं और नौमांश चार्ट में भी स्वराशि के हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति है, क्योंकि नौमांश चार्ट जातक के मिड लाइफ के बाद का जो पार्ट है, तकरीबन 30 साल के बाद का जो पार्ट है, वहां पे नौमांश चार्ट एक्टिवेट होता है। ये कंफर्म करता है नौमांश चार्ट की किसी ग्रह का बलाबल कितना है। तो अगर लगन कुंडली में उच्च राशि का मिल जाए, नौमांश चार्ट में उच्च राशि मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति। अगर लगन कुंडली में उच्च राशि का है लेकिन नौमांश चार्ट में नीच राशि का है, तब जाकर के जो उसकी उच्चता का जो फल है वो कुंडली में घट जाएगा, और नौमेश जो उसको 100% रिजल्ट देना था अपना, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में था, अब वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि नौमांश चार्ट में वो पीड़ित है। तो हम उसकी जो नौमेश की स्ट्रेंथ है उसको हम नौमांश चार्ट में भी देखेंगे। इसके बाद हम छठे नंबर पे ये देखेंगे कि नौमेश जो कुंडली का नवम भाव है, जो कि भाग्य को इंडिकेट करता है, इससे अगला भाव जो कि दसम भाव है, वह नवम भाव का धन स्थान है, जो कि नवम भाव का धन स्थान है, जो कि आप थोड़ी देर लगन कुंडली को भूल जाइए। जो कुंडली का दसम भाव है वह नवम भाव से दूसरा है, अर्थात नवम भाव का धन स्थान है। तो नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो जीवन में बढ़ेंगे या घटेंगे, वो कितने ज्यादा मजबूत रहेंगे, ये चीज कुंडली के नवम भाव से जो दूसरा भाव है धन स्थान, जो कि नवम भाव का धन स्थान है, वो ये बताएगा कि अगर नवम भाव से जो दूसरा भाव जो कि धन भाव है, इसका यहाँ पे जो राशि आ रही है, इसके स्वामी कुंडली में कहीं अगर स्वराशि के हो जाए, उच्च राशि के हो जाए, और नवम भाव के संदर्भ में, नवम भाव के रिस्पेक्ट में कुंडली कहीं अच्छी पोजीशन में बैठे हो, तो ये दर्शाता है कि चूंकि दसम भाव जो है नवम भाव से दूसरा भाव है, नवम भाव का धन स्थान है, इसके स्वामी का कुंडली में मजबूत होना, इस भाव का मजबूत होना, ये दर्शाता है कि नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, नवम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनका नवम भाव का धन स्थान मजबूत है, जो कि इस बात का इंडिकेटर है कि नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे वो सारी चीजें जातक को जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगी। और चूंकि हम लोग चेक कर रहे हैं नवम भाव को, वो जातक के भाग्य को इंडिकेट करता है, तो ये धन भाव का, ये दसम भाव का मजबूत होना, जो कि नवम भाव का धन स्थान है, इसके स्वामी का मजबूत होना, ये इंडिकेट करता है कि जातक अपने जीवन में उसका भाग्य दिनों दिन वृद्धि कर, भाग्य का जो स्तर है दिनों दिन वृद्धि करता चला जाएगा, बढ़ोतरी करता चला जाएगा। उसके बाद हम नवम भाव से 11वां भाव चेक करेंगे, जो कि बनता है कुंडली में सप्तम भाव। नवम भाव का जो 11वां भाव है, जो कि बनता है कुंडली में सप्तम भाव, वो है नवम भाव का लाभ स्थान, नवम भाव का गेंस का स्थान। तो अगर जो कुंडली में 7वां भाव है वो नवम भाव का लाभ स्थान है, ये भाव सप्तम भाव और इस भाव का स्वामी, थोड़ी देर लगन कुंडली को आप दरकिनार कर दीजिए, आप इसको नवम भाव के रिस्पेक्ट में देखिए, नवम भाव के सापेक्ष में देखिए कि अगर 7वें भाव और 7वें भाव का स्वामी, जो कि नवम भाव से 11वां भाव है, नवम भाव का लाभ स्थान है, इसका स्वामी अगर कुंडली में कहीं मजबूत है, अच्छी स्थिति में, फेवरेबल पोजीशन में है, वो ये दर्शाता है, क्योंकि ये नवम भाव का लाभ स्थान है, इसका मजबूत होना, और दसम भाव जो कि नवम भाव का धन स्थान है, तो दसम भाव जो कि नवम भाव का धन स्थान है और सप्तम भाव जो कि नवम भाव का लाभ स्थान है, इसका सप्तम भाव, इसके स्वामी का मजबूत होना कुंडली में ये इंडिकेट करता है कि चूंकि नवम भाव का 11वां भाव हो, ये इंडिकेट करता है कि नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, नवम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक जीवन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने जीवन में अचीव कर पाएगा, उनको भुना पाएगा, उनको फायदा ले पाएगा, क्योंकि 7वां भाव नवम भाव से 11वां भाव है, नवम भाव का लाभ स्थान है, और इस भाव के स्वामी अगर कहीं कुंडली कहीं मजबूत हो जाए, स्वराशि के हो जाए, उच्च राशि के हो जाए, तो ये जातक के भाग्य के स्तर में जबरदस्त वृद्धि कर देंगे और बढ़ोतरी कर देंगे, जातक को भाग्यशाली बना देंगे। तो ये दसम भाव जो कि नवम से दूसरा है और 7वां भाव जो कि नवम से 11वां है, ये दोनों भाव अगर मजबूत हो गए, दूसरा दसम भाव नवम से दूसरा होने का नवम भाव का धन स्थान बता रहा है, और 11वां भाव नवम भाव से लाभ भाव होने का, नवम भाव का 11वां भाव होने के कारण नवम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, जो कारकत्व है, वो कितनी मात्रा में जीवन में हासिल होगी, वो ये बताएगा। इस भाव का मजबूत होना, 7वें भाव का, 7वें भाव के स्वामी का मजबूत होना, ये दर्शाता है कि जहां तक का जीवन में जो भाग्य का स्तर है दिनों दिन वृद्धि करता चला जाएगा। प्लस हम कुंडली में 7वें नंबर पे देखते हैं, जिस भाव को हम चेक कर रहे हैं,
भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से उस भाव से आगे जो भाव, उतने ही दूर आगे जो भाव आता है उसको भी देखेंगे। अगर वो भी भाव और उस भाव का स्वामी भी कुंडली में मजबूत हो जाए, तीर सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। साथ ही साथ अगर नवम भाव की छोड़ करके किसी अन्य भी भाव की बात करें तो हमें यहाँ ये देखना होता है कि जिस भाव को हम चेक कर रहे हैं उससे जो नवा भाव है, उससे जो दूर नवा भाव है, वो उस भाव का भाग्य स्थान है। अर्थात अगर पशु उदाहरण की बात करें कि नवम भाव को हमें चेक करना है तो भावत भाव के साथ सिद्धांत के हिसाब से नवम से नवम को चेक करेंगे, मतलब 7वें नंबर पे ये देखेंगे जिस भाव को हमें कुंडली में चेक करना है, भाव वहां पे भावत भाव का सिद्धांत लगाएंगे। उस भाव उसके भाव के स्वामी की मजबूती तो ऑलरेडी हमने चेक कर ली, प्लस उससे उतने ही दूर आगे जो भाव आता है उस भाव और उस भाव के स्वामी की पोजीशन को भी चेक करेंगे, जो कि इस बात को कंफर्म करेगा कि वास्तव में जिस भाव को हमें चेक करना है उसके कारकत और सिग्निफिकेंस कुंडली में कितने मजबूत है। प्लस जिस भाव को चेक करना है 8वें नंबर पे, उससे जो दूर नवा भाव है वो उस भाव का भाग्य स्थान है। तो वो भाव जो उस भाव से नवा भाव है, वो भाव और उसके स्वामी की कुंडली में पोजीशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो क्योंकि वो भाव जिस भाव को हमें चेक करना है उससे जो नवा भाव है वो उस भाव का भाग्य स्थान की तरफ रोल प्ले करेगा। वो भाव और उस भाव के स्वामी का कुंडली में मजबूत और फेवरेबल स्थिति में होना उस भाव के फॉर्चून लेवल को मजबूत कर देगी, क्योंकि उस भाव से वो नवा भाव है, उस भाव का भाग्य स्थान है। तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को जीवन में भाग्यशाली बना देंगे। लेट्स सपोज प्रस्तुत उदाहरण देखें, हमने बताया आपको जिस भाव को हमें चेक करना है उससे जो दूर नवा भाव है उसको हम देखेंगे, क्योंकि वो उस भाव का भाग्य स्थान है। तो चूंकि हमें भाग्य स्थान को चेक करना है तो नवम भाव से दूर नवम भाव को चेक करेंगे, जो बनता है कुंडली में पंचम भाव। जिस भाव को चेक करना है उससे जो नवम भाव दूर है वो उस भाव का भाग्य स्थान है। तो उस भाव और उस भाव के स्वामी का कुंडली में मजबूत होना, जिसको हम भाव को हम चेक कर रहे हैं उसके कारकत्व सिग्निफिकेंस जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक को भाग्यशाली बनाएंगे। तो प्रस्तुत केस में तो नवम भाव से नवम भाव कौन हुआ कुंडली में? पंचम भाव। तो पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी कुंडली में अगर मजबूत और फेवरेबल स्थिति में स्वराशि के हुए, उच्च राशि के हुए, तो ये नवम भाव के कारकत्व, नवम भाव के सिग्निफिकेंस को जीवन में प्राप्त करने की दिशा में जातक को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बना देंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग और ज्यादा कंफर्म होने के लिए हम D4 डिविजनल चार्ट को भी चेक करते हैं, तब जाकर के में और ज्यादा पोजीशन क्लियर होती है। तो ये कुछ सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें जितने ज्यादा पैरामीटर्स फेवरेबल होते जाएंगे जातक का भाग्य उसका उतना ही साथ देगा, उतना ही जातक का भाग्य उसका मजबूत होगा। जो उसके उतार चढ़ाव के पल में, दुख मुसीबत के पल में भाग्य उसको सपोर्ट की तरह रोल प्ले करेगा और उसको ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव की अवस्था से बाहर निकाल करके एक अच्छे स्टैब्लिशमेंट की ओर, एक अच्छे सेटलमेंट की ओर ले जाएगा और जातक को भाग्यशाली बना देगा। ये सारे पैरामीटर, जितने ज्यादा पैरामीटर्स फेवरेबल होंगे, मजबूत होंगे, जातक उतना ही ज्यादा भाग्यशाली। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।